कैसे हैं आप सभी। लगातार पहले सिलेबस आया, उसके बाद क्लासें आपकी रुक गई। 10th क्लास के केवल अभी 2 ही क्लास आ पाई है। तो उसके पीछे कारण ये था कि मेरे खुद के बहुत सारे काम इधर उधर चल रहे थे, ऑफलाइन क्लासें चल रही थी और आपके कंटेंट बनाना पहले ज़रूरी था, कचरा नहीं करना चाहिए। कहानी के वे में मुझे इसको डालना था, इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया कि थोड़ा लेट जाए पर कहानी के रूप में जाए तो चीज़ें अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो फाइनली आज आपकी पहली क्लास होगी। यदि चीज़ें आपको बाद में समझ में आए, लास्ट तक आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ें हमें समझ में आई है, तो अपने क्लास के अंदर पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी वो बताए ताकि उनको भी लाभ मिले। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पढ़ लिया यार, वो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी पढ़िए, वो भी पढ़े, पूरा भारत पढ़ेगा। चलिए बात करते हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता के बारे में, यानी हिस्ट्री का पहला पार्ट हमने आज पढ़ लिया है। सीधे सीधे कहानी के वे में समझे कि कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी, आई कैसे, वो पहले बनी कैसे, अंग्रेज कैसे आए, वो सारी चीज़ें। इससे पहले मैं एक नॉर्मली आपको एक कहानी के वे में समझाता हूँ। हटाओ इसको। ये लो। भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली माने, जैसे मैं बात करता हूँ, जिस प्रकार अपना एक एशिया है, महाद्वीप है, उसी प्रकार यूरोप जो महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप के अंदर अलग अलग देश हैं। उसमें एक देश के लोगों को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली कहा जाता है। हुआ यह था कि मुख्य रूप से पहले भारत और यूरोप के साथ जो व्यापार होता था वो रेशम मार्ग से, चीन से होकर के हुआ करता था। तो उस मार्ग में मुख्य रूप से बर्फबारी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो बाद के अंदर ये व्यापार अरब देशों से होकर के, अरब देश माने ये अभी जो है ना सऊदी अरब, कतर वगैरह, इन देशों से होकर के होता था। तो अपन क्या करते हैं कि अपने वाले पहले सामान बेचते किनको? कतर वाले लोगों को, फिर वो आगे बेचते यानी यूरोप को। बाद के अंदर यूरोप वाले देशों ने कहा कि क्यों नहीं हम खुद डायरेक्टली व्यापार कर लिया करें। इसी के लिए सबसे पहले खोजने निकले कि भाई भारत कहाँ है, ताकि हम भारत के साथ व्यापार कर सके। पहले हमारा व्यापार कहाँ से होता था? चाइना और रसिया के होता, और रेशम मार्ग से होता था। अब रेशम मार्ग बंद हो चुका है, समुद्र मार्ग से व्यापार करेंगे और उसको खोजेंगे। तो ट्राई किया गया, स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने ट्राई किया। तो उसमें सबसे पहले जो सफलता मिली वो मिली थी पुर्तगाल की, यानी पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वो बंदा सबसे पहले भारत के लिए आता है। वो एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर बन जाए आपका वर्ल्ड का मैप। ये आपके अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर पड़ता है यूरोप, और यहाँ से सबसे पहले कहाँ पर आया था? यहाँ पर कौन आया था? पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कब आया था? 1498 के अंदर। कब आया था? एक बार साथ साथ बोलो, जहाँ कहीं भी बैठे हो साथ साथ बोलोगे तो चीज़ें याद होगी। कब आया? 1498 के अंदर सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया था। वो यहाँ से, यहाँ पर ये जो अफ्रीका है ना, मैं लिख लेता हूँ लो आपके, यहाँ स्क्रीन पर पेन सही से चल नहीं पा रहा है। इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आया। इस स्थान को कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता। फिर यहाँ से वो इस रास्ते होते हुए यहाँ पर आया था, केरल के कालीकट तट पर आया था सबसे पहले, और वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ले दे के अपने को ये याद रखना है केवल कि भारत के अंदर सबसे पहले कौन से यूरोपियन जाति आई थी? तो पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगालों में व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा आया था। कब आया था? तो 1448 के अंदर आया था। ये तो पुर्तगाली की बात खत्म हो गई।
उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, गोवा में फैक्ट्री लगा दी, गोवा को अपना मुख्य रूप से अड्डा बना लिया था उन लोगों ने। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। नया ही पेज लेते हैं। हालांकि ये हो सकता है आपके किताब में नहीं लिखा हो, पर थोड़ा बहुत ओवरव्यू, परिचय जो आपको थोड़ा बहुत याद रहे आगे के चैप्टर को समझने के लिए काम है। आप कहोगे सर हमारी क्लास की पीडीएफ नहीं है, तो भाई नहीं डाली मैंने आपकी क्लास की पीडीएफ के हिसाब से। तो बहुत सारी चीज़ें क्लास में भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं, हमें केवल यहाँ पर कहानी समझनी है कि आखिर वो क्या कहानी थी जिसकी वजह से पुर्तगाली यहाँ पर आए, फिर उन लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, सत्ता हासिल कर ली, पावर हासिल कर ली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। एकदम ध्यान से सुनो जहाँ कहीं भी बैठे हो, साथ साथ में थोड़ा पेन हाथ में रखना, यदि लिख सको तो लिखो। पुर्तगाली जब आ गए तो ब्रिटेन वालों को पता लगा कि पुर्तगाली चले गए हैं, भारत मिल चुका है, हम भी भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो अंग्रेज सबसे पहले यहाँ पर आए, तो आने के बाद जब व्यापार करना शुरू किया तो कहा अकेले तो व्यापार कैसे किया जाए, मतलब एक एक व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो कई बार क्या होता है कि एक आध व्यक्ति व्यापार करता है, अपने वाले सामान देते, नहीं तो पैसे ले लिया करते थे। मतलब यदि गुट के रूप में काम नहीं किया जाए तो एक एक व्यक्ति के लिए व्यापार करने की समस्याएं आ रही थी यहाँ पर। तो क्या किया जाए, उन्होंने कहा हम एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसके अंदर सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। तो ब्रिटेन के अंदर कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पूर्वी भारत के लिए कंपनी है जहाँ पर हम पूर्व के लिए काम करेंगे। तो जिन्होंने कंपनी बनाई उन लोगों को लगा कि हमने कंपनी बनाई, इसका मतलब और भी लोग कंपनी बना सकते हैं और वो भी वहाँ पर व्यापार करने आएंगे। जब सारे लोग व्यापार करने के लिए आएंगे तो हमारा व्यापार सही नहीं रहेगा ना, हमें फ़ायदा कम मिलेगा ना। तो उन्होंने, उनकी बात भी सही थी कि कंपटीशन जब बढ़ जाएगा, प्रतिस्पर्धा जब बढ़ जाएगी तो व्यापार थोड़ा कम हो जाएगा। तो उन्होंने ये जो आपको दिख रही होगी एकदम, देखो इनकी शक्ल देख के डर लग रहा है अपने को, तो भाई एलिजाबेथ फर्स्ट हुआ करती थी, वहाँ की रानी हुआ करती थी, महारानी, यानी ब्रिटेन की जो, जैसे भारत के अंदर अलग अलग राजा हुआ करते थे, वहाँ भी रानी हुआ करती एलिजाबेथ प्रथम। जिन्होंने कंपनी बनाई वो गए एलिजाबेथ प्रथम के पास कि रानी हमने एक कंपनी बनाई है और हम भारत के साथ, इंडिया के साथ व्यापार करेंगे, पर एक समस्या आ रही है कि क्या, रानी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम व्यापार करने जा रहे हैं तो कल कोई हमारे पीछे पीछे और आ जाएगा ना, फिर हमने कंपनी बनाई है, पैसे लगाए हैं, फिर हम तो घाटे में चला गए। रानी ने कहा तुम्हारी बात तो सही है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों ने कंपनी बनाई उन्होंने रानी को कहा कि हमें एकाधिकार देना चाहिए, मतलब केवल ब्रिटेन की ओर से, ये ध्यान रखना पूरे यूरोप की ओर से नहीं, केवल ब्रिटेन की ओर से व्यापार कौन कर सके, हम व्यापार कर सकेंगे। रानी ने कहा चलो मौज करो, जाओ तुम, तो मैं तुम्हें यह लेटर देती हूँ। रानी ने कहा, एलिजाबेथ ने, मैं तुम्हें यह लेटर देती हूँ, अनुमति पत्र देती हूँ कि ब्रिटेन की ओर से केवल और केवल व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। माने भारत की ओर, भारत से सामान ला करके बेचेगा ब्रिटेन में कौन, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी कोई कंपनी यदि वहाँ पर बना करके आता है, केवल ब्रिटेन की ओर से है ना, पूरे यूरोप की ओर से नहीं, तो उस पर जुर्माना लगाएंगे। कंपनी वालों ने कहा अब तो हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू आ गए, तो भाई देख लो ये, फिर वहाँ से सीधे जहाज लेकर के हुए रवाना, कहाँ से, ब्रिटेन के, चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया चलने के बाद व्यापार करेंगे। तो एकाधिकार किसने दिया, एलिजाबेथ प्रथम ने। एकाधिकार का मतलब समझ गए कि केवल एक ही कंपनी व्यापार करेगी, बाकी वाले व्यापार नहीं करेंगे। भाई वहाँ से जहाज लेकर के निकले कि चलो इंडिया जाकर के व्यापार करते हैं। व्यापार करना क्यों, इंडिया को ही उन्होंने क्यों चुना, ऐसा आपके दिमाग में आया होगा कभी। तो उसके लिए क्या करता था कि सस्ती चीज़ें यहाँ पर मिलती थी और वहाँ पर महंगी बिकती थी। और वहाँ पर क्या होता है कि एक नॉर्मल वे में समझाता हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर। अपने यहाँ जितनी कश्मीर में सर्दियों में पड़ती है उतनी तो वहाँ नॉर्मल रहती है। जब ठंडी होती है ना, अपने यहाँ सर्दी होती है तो अपन यूँ गर्म चाय पीते हैं, गर्म मसाला डाल के, और वहाँ तो परमानेंट सर्दी पड़ती है। उनको सबसे ज़्यादा अपने भारत के गर्म मसालों की ज़रूरत थी, क्योंकि भारत में ही गर्म मसाले होते हैं, बाकी जगह गर्म मसाले नहीं होते। इसीलिए भारत के साथ ब्रिटेनी लोग क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। यहाँ तक तो कंपनी की बात हो गई। अब क्या हुआ कि बाकी वाले देशों को भी लगा, अभी मैंने पहले बताया कि पुर्तगाली लोग जो थे वो भी भारत के अंदर पहले आ चुके थे, तो उन्होंने भी व्यापार शुरू कर दिया। तो कहा कि भारत से ऐसी क्या चीजें जाती होगी, मसालों के अलावा और क्या जाता था।
कि मसालों काली मिर्च और इलायची तो जाती ही थी, साथ ही साथ वो यहाँ से सूती कपड़े और जाया करते थे। भारत में सूती कपड़े बहुत अच्छे बना करते थे, उनकी जो जो कहते हैं एकदम महीन कपड़ा हुआ करता था। और अभी मैंने जब शुरुआती क्लास में आपको बताया कि रेशम के जो कपड़े होते थे, उसको जहाँ से ये रेशम कपड़ों का व्यापार यूरोप के साथ होता था, उसका नाम ही पड़ गया रेशम मार्ग, जो चाइना से होकर के करता था। तो कौन कौन सी चीज़ें, काली मिर्च, इलायची, सूती कपड़ा और रेशम का कपड़ा का व्यापार भारत के साथ कौन लोग करते थे, यूरोपीय लोग करते थे। उसके अंदर लौंग और इलायची और दालचीनी भी आपकी किताब में एक्स्ट्रा लिखा है। एक बार वापस मेरे साथ बोलो, किस किस का व्यापार होता था। कपड़ों में तो दो प्रकार के कपड़े कौन कौन से, एक तो रेशम का कपड़ा और एक सूती का कपड़ा। गरम मसालों के अंदर क्या आता, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। एक बार वापस बोलो मेरे साथ, क्या क्या, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। शायद याद रह जाएगा, नहीं तो पोज करके एक बार वापस लेना, याद रह जाएगी। फिर जब ये लोग यहाँ पर आ गए तो इनके साथ साथ अन्य लोग भी यहाँ पर आ चुके थे, जिसके अंदर कौन कौन थे, फ्रांसीसी लोग थे। यूरोप के अंदर अलग अलग देश होते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। उसी प्रकार से ब्रिटेन और ब्रिटेन के पड़ोसी देश कौन कौन से, भारत के अंदर कौन कौन लोग गए थे। तो मुख्य रूप से आपकी किताब में 4 लिखे, एक तो ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड जिसको भी कहते हैं, एक फ्रांसीसी, एक डच और एक पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आ गए थे, फ्रांसीसी। इन लोगों ने यूरोप की इन चारों कंपनियों में होड़ मच गई थी कि भारत से ज़्यादा व्यापार। तो पहले क्या एक कंपनी व्यापार करती थी, तो क्या होता है कि वो जिसके जी में आए उतना बेचते। यदि मैं आपके कहूँ कि आपके आसपास में केवल एक ही दुकान है, तो वहाँ आप जाकर के कहते हैं कि भैया पेन देना, तो हो सकता है वो पेन केवल 4 रुपए का हो, भैया आपसे 5 रुपए लेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि दूसरी जगह जाकर के खरीदे। ठीक उसी प्रकार पहले कौन सी कंपनी करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करती थी यूरोप के अंदर। अब दूसरी अन्य कंपनियां आ गई, कौन कौन सी, फ्रांस की कंपनी आ गई थी, पुर्तगाल की कंपनी आ गई थी, डच की कंपनी आ गई थी। जबकि रानी ने तो कहा था कि केवल ब्रिटेन की कंपनी ही आएगी, बाकी यूरोप की कंपनी को रानी रोक थोड़ी ना सकती थी, इसलिए सारी कंपनियां यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर कोई होड़ मच गई कि कैसे कैसे व्यापार भारत से किया जाए। तो यूरोप में अब कंपनियों से माल सस्ता मिलने लग गया। माने ये होता है ना, 2 भैया की दुकान यदि पास पास होती है, एक भैया मान लीजिए किसी सामान को 100 रुपये में बेच रहे, तो दूसरा वाला कहेगा कि भाई अपने तो सिर्फ 95 रुपये में बेचा जाए, तो आप 100 रुपये वाले के पास जाएगी कि 95 वाले के पास। जहाँ तक मेरा मानना है लगभग सारे लोग ही 95 रुपये में वो सामान खरीदना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार यूरोप में क्या होता था कि सारी चारों कंपनियां यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो पहले ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ज़्यादा महंगा बेचा करती थी, अब बाकी वाली कंपनियों ने सस्ता माल बेचना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन की कंपनी को पहले की तुलना में अब कम मुनाफा होना लगा। तो कंपनियों में आपस में होड़ मच गई कि किसी तरह करके इस मुनाफे को कम किया जाए, मतलब ज़्यादा बढ़ाया जाए, सॉरी, इस घाटे को कम किया जाए। तो कैसे किया जा सकता, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो ऑप्शन नहीं होने के लिए फिर क्या किया जाना चाहिए कि कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो कहा कि एक काम करते हैं, बाकी वाली कंपनियों को या तो वो भगा दे, लड़ाइयाँ करके यहाँ से भगाए, या ब्रिटेन वाले फ्रांस को भगाए, फ्रांस वाले ब्रिटेन को भगाए, पुर्तगाल वाले डचों को भगाए, डच बाकी कंपनियों को भगाए, मतलब एक दूसरे को साइड में किया जाए। पर ऐसा भी संभव नहीं था, तो दूसरी ओर करेंगे। एक बार मैं उस कहानी को वहाँ तक रोकता हूँ। ये देख लो भाई, आपके ये वास्को डिगामा है, जिसकी शक्ल आपके सामने दिख रही होगी। शक्ल देख के यूँ डर सा लगता है। ये देखो यहाँ पर ये भारत के राजा जो केरल के तट पर आए थे, जमुरीन से यहाँ पर मिल रहे हैं। ये जो राजा यहाँ पर है, ये जमुरीन है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे, ये जमुरीन है। ये वास्को डिगामा है, जिसका बड़ा फोटो ये है। और ये देख लो, ये अपने साथ इतना बड़ा बेड़ा लेकर के आए थे। कहते हैं कि वास्को डिगामा अपने साथ लगभग 78 लोग लेकर के आया था। जब वो लोग वापस गए अपने जहाज के साथ, तो उसमें से 30 लोग तो बीच समुद्र में ही मर गए थे, क्योंकि भारत की यहाँ तक आते आते समुद्र में उस समय टाइम ज़्यादा लग गया था, बीमार पड़ गए थे, तो मर गए थे। वास्को डिगामा की यहाँ पर बात खत्म होती है। कहानी यदि आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दूसरे साथियों तक जरूर बताइए। अभी अपन कहाँ पर थे कि कंपनियों को क्या किया जा सकता है कि वापस एक दूसरे को नीचे डाउन किया जाए। जिस प्रकार एक दुकान वाले भैया दूसरी दुकान वाले को कम करने का कहते हैं ना, ताकि दूसरे अपना खुद का व्यापार ढंग से चल सके।
ये आपके सामने और वापस ये देख लो, फैक्ट्री से इस प्रकार स्लाइड आगे चलेगी। यहाँ पर देख लेना किस किस का होता है ना, वैसे मैंने बता दिया, याद हो गया होगा आपको। सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग और इलायची की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। अब क्या हुआ कि कंपनियों ने अपना व्यापार करने के लिए दूसरी कंपनियों के जहाज को डुबाना शुरू कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ऐसे जैसे जहाज जा रहा होता है, ऐसे सारी कंपनियों के अपने अपने, जैसे मान लीजिए कि ये जो जहाज है, ये जो मैंने रेड कलर के अंदर किया है, वो जहाज है मुख्य रूप से किसका, ब्रिटेन वालों का। ये जहाज किसका मुख्य रूप से, ब्रिटेन वालों का मुख्य रूप से। और दूसरा जो जहाज आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये वाला, ये वाला जहाज हो सकता है फ्रांसीसियों का। तो ये क्या करते हैं कि अच्छा तू जाके वहां पर, ये वाला कहते हैं फ्रांस वाले, ये हो गए ब्रिटेन वाले। ये क्या करते होंगे कि एक दूसरे को जब कैसे डुबोते हैं कि ये साथ में चल रहा है, ये भी साथ में चल रहा है। एक मिनट रुको, मैं ना फ्रांस वालों को काला कर देता हूँ, बेचारे ब्रिटेन वालों को ऐसा कर दिया। ये लो भाई, फ्रांस वालों को काली पट्टी के अंदर, एक फ्रांस का, एक दूसरे अलग अलग जहाज ऐसे चल रहे होते। तो ये वाले फ्रांस वाले क्या करते, इस वालों पे बम फेंकते यहाँ से सीधे, ये ले डुबो दिया तेरे को। तो यानी भाई ये वाला जहाज यदि ब्रिटेन लेकर के सामान नहीं पहुँचेगा तो हम बेचेंगे, तो महंगे दामों पर बेचेंगे, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। इस प्रकार ये जहाज जैसे चलते थे ना, तो इन जहाज़ों को डुबो दिया करते थे। डुबोने का एक कारण, या फिर ये वाले दूसरे वाले ये जाते इस पर बम फेंकते सीधा, ये डुबोया। यानी एक दूसरे के जहाज जो भी मिलते हैं ना, उनको डुबो दिया करते थे। जैसे होता है ना, मान लीजिए आप में से कुछ 4 दोस्त दौड़ लगा रहे हैं कि पहले वहाँ तक कौन पहुँचेगा, तो एक यूँ जाते जाते पैरों के नीचे यूँ टांग अड़ाते, धड़ाम से दूसरा वाला नीचे। उसी प्रकार ये क्या करते थे, जहाज़ों को डुबो दिया करते थे। डुबोने से क्या फ़ायदा कि इस जहाज पर जो सामान है वो वहाँ नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ऐसा कौन करते थे, कंपनियां वाले आपस में ऐसा कर लिया करते थे। ये लड़ाइयाँ अब जहाज और समुद्र तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई अब भारत के यहाँ तक आ गई थी। ये क्या करते कि फोटो आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये यहाँ पर क्या करते थे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक पास के अंदर किसका गोदाम। अच्छा एक और टर्म बताता हूँ मैं आपको, ये बीच में छूट नहीं जाए, मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर जो फैक्ट्री का मालिक होता था उसको कहा जाता था फैक्ट्री। ये मैंने फैक्ट्री कहा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा इसके अंदर कुछ बन रहा होगा, परंतु उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था गोदाम, जहाँ पर सामान को पहले ला करके रखा जाता था, फिर उसको आगे भेजा जाता। इसके पीछे भी कारण था कि शुरुआत के अंदर मान लीजिए एक आध कोई व्यक्ति आया वहाँ पर और उसने पैसे दिए सामान खरीदने के। मान लीजिए उसको काली मिर्च खरीदनी थी, तो वो सैनिक कोई जो यूरोप का लोग था, ब्रिटिश कंपनी का, वो किसान के पास गया और जाने के बाद कहा कि चलो है ना, इस बार मुझे 1 क्विंटल क्या दे दो, काली मिर्च दे दो। अपने वाले ने कहा कि ठीक है कल लेके जाना। कल जब बेचारा ब्रिटेन वाला वापस गया तो उसको कह दिया कि नहीं, तूने पैसे तो नहीं दिए तेरे। तो यार अब तो पैसे दिए थे ना, अपने वाले कहते पैसे ही नहीं है, जाओ। इस तरीके से समस्याएं सामने आ रही थी। तो ब्रिटेन वाले बड़े चालू आदमी थे, उन्होंने कहा इससे तो बेइज्जती हो जाएगी अपनी। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति उनका मान लीजिए यहाँ पर रहता, वो किसानों के पास जाता और जाकर के उनसे खरीद लेता कि मुझे है ना काली मिर्च दे दो, ये पैसे पकड़ो। तो फिर वो काली मिर्च ला करके जहाँ पर रखी जाती थी उस स्थान को कहा जाता था फैक्ट्री। फिर वहाँ उसकी ढंग से पैकिंग करके जहाज़ों में भर के कहाँ ले जाते थे, यूरोप ले जाया करते थे। ये वाला, ये जैसे इस फोटो के अंदर आपको मैं बताता हूँ, देखो ये यहाँ दिख रहा है आपको। ये जो मैंने बताया इस तरीके से पहले यहाँ पर फैक्ट्री में लाते और फैक्ट्री के अंदर ला करके फिर इनको पैक करते और पैक करने के बाद कहाँ पर ले जाते, यूरोप के अंदर ले जाते। इन जो फैक्ट्री के मालिक होते थे इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था फैक्टर। मुझे लगता है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, केवल कहानी के वे में। ये कहानी जब आप सुनने के बाद खुद से चैप्टर पढ़ेंगे, वो पार्ट पढ़ेंगे, तो एकदम सरल लगेगा, आपको लगेगा ठीक है हमें समझ में चीज़ें आ रही है।
अब ये लड़ाइयाँ वहाँ समुद्र के अंदर वो लोग डुबो दिया करते थे, डुबोने के बाद वो यहाँ पर भी मान लीजिए आसपास में किसी की फैक्ट्री है तो कई बार तुली लगा के आ जाया करते थे, आग लगा देते थे। मान ले ब्रिटेन वाले फ्रांस वालों की फैक्ट्री में जाते आग लगा देते, फ्रांस वाले जाते तो डचों की फैक्ट्री में आग लगा देते, मतलब नुकसान हो रहा था। अब क्या किया जाए, तो कहा कि यार ऐसे तो मामला बिगड़ेगा। तो वो क्या करते थे कि फैक्ट्री जो होती थी ना उसके चारों ओर ऐसी बड़ी दीवार बना दिया करते थे किले की तरह, और उस पर बड़ी बड़ी यूँ तोप रख देते। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर तोप नहीं रखेगी भाई, ये आपके साथ धोखा है। जिन्होंने छोटे वाले किसी ने बनाई है पीपीटी तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर से इंपोर्ट कर लेते हैं अपन को। ये रही, ये फोटो दिख रही होगी आपको। ये जो बड़ी बड़ी तोहफे होती थी ना, हो गया भाई हमारा काम। तो ये तोहफे उन दीवारों पर, फैक्ट्री के दीवारों पर लगा दीजिए ताकि कोई दूसरा बम फेंके तो अपन भी सामने फेंक सके, मतलब फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए। तो अपने वाले राजाओं ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है, हमने केवल तुम्हारे यहाँ हम लोगों ने तुम्हें केवल यहाँ पर व्यापार करने की छूट दी थी, तुम लोगों ने यार अंगुली पकड़ी, अंगुली के ऊपर पुंचा पकड़ लिया, अब तो कंधे पर ही बैठ गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कि क्या हमने तो यार कि हमारी सुरक्षा के लिए पंगे हो रहे हैं, तो पंगे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर किले बना लोगे। अपने वालों ने कहा नहीं, किले विले तुम नहीं बना सकते। फिर जब ब्रिटेन वालों ने कहा किले नहीं बनाएंगे तो मारे जाएंगे, फिर यहाँ से ब्रिटेन या फिर यूरोप की जो कंपनियां होती थी उनके और हमारे यहाँ के निजी राजाओं के बीच इस बात को लेकर के लड़ाइयाँ होती थी कि हमने तुम्हें केवल यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दिया था, व्यापार करने की अनुमति दी थी, प्रवेश दिया था, और तुम यहाँ पर जो ये पहले तो फैक्ट्री लगाते हो, फिर फैक्ट्री के चारों ओर दीवार खड़ी करते हो, फिर उन दीवारों पर तुम लोग ये बड़ी बड़ी तोहफे लगा देते हो, फिर इसका मतलब तुम हो सकता है कल हमारे ऊपर भी हमला कर दो। तो इन बातों को लेकर के यहाँ के स्थानीय राजाओं और यूरोप के लोगों के साथ मनमुटाव शुरू हो गया, थोड़ी तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ यहाँ पर शुरू होने लग गई थी। यहाँ पर जैसे ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए अंदर की फैक्ट्री है, यहाँ पर कुछ काम, तो ये चारों ओर इन्होंने देखो किला बना दिया। यहाँ पर ये फैक्ट्री जो खंडहर है, अभी कलकत्ता की ही फैक्ट्री है कोई, उसके बारे में यहाँ पर ही खंडहर के बारे में बताया गया है। ये देखो यूँ दो छोटे छोटे लगा रखे, बेचारे यहाँ से गिर गए तो और नीचे पानी नहीं मांगे, मारवाड़ी में वो का होता है ना, उस हिसाब से। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब आगे चलते हैं। बंगाल में कंपनी का व्यापार। क्या हो रहा है भाई, कहाँ गया आपकी क्लास? ये रहा। अब क्या कि बंगाल में परमिशन लेनी थी सबसे पहले। अब तक तो बात आई कि कहाँ कहाँ पर, ये पूरे भारत की बात है। अब एक और कहानी सुनो। नॉर्मली तो औरंगजेब होगा कहाँ पर, ये रहा। जिसकी शकल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ की कहानी सुनो। जब औरंगजेब खत्म हो गया, पहले भारत के अंदर औरंगजेब एक पावरफुल सम्राट होता था, खूब सारा ताकतवर सम्राट था। औरंगजेब जब खत्म हुआ तो उसके 4 बेटे थे, आपस में लड़े थे। एक का नाम शुजा था, एक का नाम दारा था, एक का नाम मुराद था, एक का नाम अलाउद्दीन था। सॉरी, औरंगजेब है ना, अलाउद्दीन नहीं, औरंगजेब। ये सारे आपस में लड़ रहे थे। तो जिस समय 1651 के आसपास में परमिशन चाहिए थी कि हमें व्यापार करना है, तो उस समय बंगाल एक तरह का साम्राज्य का हिस्सा था। तो वहाँ पर जो गवर्नर, जैसे कि आज का राज्यपाल, वो था शुजा। किसका बेटा? औरंगजेब का बेटा। अंग्रेज अधिकारी गए, उसको पटा लिया, जैसे तैसे राजी कर दिए। मेरे हिसाब से वो वहाँ से गिफ्ट लेके आए होंगे। अपने इधर तो कांच होता नहीं, वो कांच की गिलासें लाए होंगे कि लो पकड़ो शुजा, हमें परमिशन दो। तो शुजा ने परमिशन दे दी कि जाओ तुम मजे करो, यहाँ पर व्यापार करो। पूरे कहाँ पर? यहाँ पर बंगाल के अंदर। उन्होंने कहा बंगाल में व्यापार तो करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर सबसे पहले 1651 में फैक्ट्री खोली। कहाँ पर खोली? हुगली नदी के किनारे। नदी वाला फोटो नहीं है आपके पास? यार ये इसी को ही समझते हैं अपने तो, और तो क्या कर सकते हैं, अपने पास एक ही है। मान लीजिए ये वो हुगली रिवर है और इस नदी के किनारे पर ये उन्होंने फैक्ट्री खोल ली। अब फैक्ट्री खोल ली तो सबसे पहले
फैक्ट्री के आसपास में ऑफिस लगा लिए, वहाँ पर काम करते थे। अभी फैक्ट्री और फैक्ट्री वाला मामला मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर होता था गोदाम, माने स्टोर करने की व्यवस्था। तो धीरे धीरे आसपास के लोग यहाँ पर आकर के बसने लग गए। तो इन्होंने 1696 के अंदर 1696 के अंदर किला बना लिया कि सुरक्षा के लिए। मैंने अभी बताया कि वो तो छोटे मोटे किले पूरे भारत में, पर बंगाल के अंदर सबसे पहले कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे 1696 के अंदर किला बनाया। फिर उन्होंने 2 साल बाद यानी 1698 में जो नवाब के या फिर मैं कहूँ कि भारतीय सम्राट के या फिर कहूँगा मुगल अधिकारी जो हुआ करते थे उनको उन्होंने टैक्स दे दिया। टैक्स क्या, सॉरी, रिश्वत दे दी कि पकड़ो तुम तो मजे करो, कितने चाहिए। रिश्वत मांगी होगी 10,000 दे दो, अंग्रेजों ने कहा लो पकड़ो 20,000, परंतु यहाँ पर जमीन दो। तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने 3 गांव खरीदे, एक का नाम सूतीनाथ था, एक का नाम कालिका था, एक का नाम गोविंदपुरा। क्या 3 कौन कौन से गांव? ये 12,000 रुपये में खरीदे थे। सूतीनाथ था, कालिका था, गोविंदपुरा। पर अंग्रेजों से विचार से कालिका था तो बोला नहीं गया, उन्होंने कहा कलकत्ता। तो उसी कलकत्ता की वजह से धीरे धीरे उस कलकत्ता के आसपास में उन लोगों ने अपनी कॉलोनियां बसाई, मतलब रहने लगे, घर बनाने से शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने उसका नाम ही पड़ दिया कलकत्ता, जो आज के समय पश्चिम बंगाल की राजधानी है। फिर बाद में इन्होंने धीरे धीरे वहां व्यापार करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं जाता हूं, सुजा जिस समय वहां गवर्नर था तो सुजा ने परमिशन दे दी। अब बंदे गए, परमिशन से तो काम चलेगी नहीं। उन्होंने कहा बेटे को छोड़ो, बाप के पास चलो। तो जो सुजा का बेटा भारत का सम्राट औरंगजेब हुआ करता था, ये औरंगजेब के पास आए और औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब ने कहा क्या क्या हम तुम्हारे इधर व्यापार कर रहे हैं, हम यहाँ से तुम्हें खूब सारा सोना चांदी देते हैं, लेके क्या जाते हैं, ले दे कि केवल और केवल काली मिर्च, इलायची, लौंग और सूती कपड़ा और ये रेशम के कपड़े। तो औरंगजेब ने कहा और तुम क्या ले जाओ, हमारा गला ले जाओगे क्या? तो इन्होंने कहा हमें ऐसा लगता है उसके बाद हम इतना व्यापार करते हैं, उसके बाद भी तुम लोग हमसे टैक्स लेते हो। तो औरंगजेब ने कहा क्या चाहते हो? तो अंग्रेजों ने कहा कि यार टैक्स तो कम से कम नहीं लिया जाना चाहिए, टैक्स लेके क्या करोगे, हम तुम्हें पहले से ही खूब सारा यूँ पैसे देते हैं। औरंगजेब ने कहा जाओ मजे करो, आज के बाद टैक्स मत देना, तुम तो ऐसे फ्री में व्यापार करो। तो बिना शुल्क दिए सबसे पहले परमिशन कहाँ मिली? बंगाल के अंदर। दी किसने? औरंगजेब ने। यहाँ पर आप में किताब में फरमान शब्द लिखा होगा। फरमान का अर्थ ही होता है अनुमति पत्र, कि औरंगजेब ये अनुमति दी है कि तुम जाओ, अब आज के बाद तुम कोई टैक्स मत देना, मजे करो। अब औरंगजेब खत्म हो गया। औरंगजेब जब खत्म हुआ तो औरंगजेब के बेटे, सॉरी अभी मैंने एक बीच में बताया था कि 4 जो भाई हुआ करते थे, औरंगजेब, सुजा, मुराद और ये, इनके पिताजी हुआ करते थे शाहजहां के ये 4 बेटे वहां पर थे। अब बंगाल के अंदर परमिशन नहीं दी, अब टैक्स नहीं देंगे तो राजा की जमेगी नहीं भाई, टैक्स नहीं दोगे तो राजा चलाएगा क्या? खूब सारे राज दरबार के खर्चे होते हैं, घर भी चलाना होता है, राजा के लिए खूब सारे सेना को भी पैसे देने होते हैं, नौकरी जो नौकर चाकर रखे हैं उनको भी पैसे देने होते हैं। पर जब राजा को टैक्स ही नहीं देगी कंपनी, टैक्स माने पैसे ही नहीं देगी, तो फिर वो चलाएंगे कैसे? यदि आप मान लो कहीं पे घर पे जाते हो तो देखना घर पे कोई सामान आता है तो एक बिल आता है जीएसटी का, उसमें जीएसटी लिखी होती है। वो जीएसटी किसको जाती है? अपन सरकार को देते हैं, मतलब मोदी जी सरकार को देते हैं। फिर मोदी जी सरकार अलग अलग लोगों के रूप में, ये इकोनॉमी का विषय मैं वहां बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कहानी बताता हूँ इसके बीच में। मुगल औरंगजेब के वंशज में आगे एक राजा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा इसका नाम था वैसा ही आदमी था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया कि एकदम जिंदाबाद तरीके आदमी, उसने एक तरह की घटना बताता हूँ मैं कि वो एकदम जिंदाबाद तरीके से, जिंदाबाद में दिगंबर माने नंगा आदमी दरबार में आ गया था। अब जो आदमी नंगा दरबार में आ जाए उसके आगे लोग काम करेंगे क्या? तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान नाम का एक व्यक्ति था। मैं यहाँ आपकी फोटो दिखा दूंगा आगे। मुर्शिद कुली खान नाम का एक जो व्यक्ति था वो वहां पर काम किया करता था। ये औरंगजेब, ये फैक्ट्रियां और ये उनको अनुमति देता हुआ औरंगजेब वाला फोटो है ना, ये रहा भाई मुर्शिद कुली खान। देखो इसकी शक्लें। इसने कर ऐसे नंगे आदमी मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मुझे नहीं रहना। इसने बंगाल को अब क्या किया, अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब उन्होंने कहा मैं बंगाल वाली दीवानी है ना, तुम्हारे अंदर काम नहीं करेंगे हम। तो मोहम्मद शाह रंगीला वैसे ही रंगीला आदमी था, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम तो तुम्हारे हिसाब से मांग करो।
तो बंगाल में सबसे पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में कौन स्टेब्लिश हो रहा था? मुर्शिद कुली खान वहां से दिल्ली से आ गया और बंगाल में रहने लग गया। उसने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। जब बंगाल का नवाब घोषित किया तो औरंगजेब ने पहले ही अंग्रेजों को छूट दे रखी थी कि तुम्हें टैक्स नहीं देना है, तुम तो मजे करो। जब वो टैक्स वहां पर नहीं मिल पा रहा था तो मुर्शिद कुली खान ने कहा, मैं किस बात का राजा जब तुम लोग टैक्स ही नहीं दे रहे हो? बिना टैक्स पैसों के राजा किस बात का? फकीर का फकीर हूं मैं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। सेना को पैसे देने होते हैं, जो मैं दरबार में रखूंगा नौकर चाकर उनको पैसे देने होते हैं, घोड़े चराने वाले को देने होते हैं, बाकी भी खूब सारे काम होते हैं, लुगाइयों के कपड़े भी तो लाने होते हैं, मतलब खूब सारे ऐसे काम था। ये तो एकदम मजाकिया वे में मैं आपके सामने लेके आ गया, बोरिंग नहीं होगा आप इसके लिए। तो मुर्शिद कुली खान ने कहा, औरंगजेब ने तो केवल और केवल कंपनी को परमिशन दी थी कि तुम लोग भले ही मत देना, पर तुम तो जो पर्सनल व्यापार कर रहे हो, निजी जो व्यक्ति थे, जो कंपनी के कर्मचारी नहीं थे, वो भी तो टैक्स नहीं दे रहे, और तुम्हें भी तो टैक्स देना चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि औरंगजेब ने कंपनी को काम, तो कंपनी के कर्मचारी, मतलब एक तरह से चोरी से काम चलता था। कंपनी अपना व्यापार करती थी और व्यक्ति अपना व्यापार करता था। मतलब अंग्रेज, अब कंपनी के अलावा भी यहाँ पर अंग्रेजों के अधिकारी यहाँ पर व्यापार किया करते थे। मुर्शिद कुली खान ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, टैक्स देना है इधर रहो, टैक्स नहीं देते हो तो जाओ यहाँ से, चप्पलें हाथ में लेके भागो, तुम तो कोई जरूरी नहीं। फिर बाद के अंदर ये बना, मुर्शिद कुली खान बेचारा मर गया, ज्यादा टाइम तक रहा नहीं। फिर मुर्शिद कुली खान का अगला राजा बना बंगाल का अलीवर्दी खान। यहाँ पर आपको दिख रही होगी, देखो इसकी आंखें इतनी छोटी छोटी है, दिख रही है? आंखें देख के डर लगता है, यूं कि हाथी की इंसान है, हाथी की आंखें कि इंसान की आंखें। खैर मजाक की बात है, कोई यूं किसी को लोड मत लेना कि भाई सर ये कैसे बता रहे हो आप, तो मजाक के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब देखो तो ये व्यक्ति देखो तुम तो इसके बारे में सुनो। ये था सिराजुद्दौला। तो पहला बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। बाद में कौन बना? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने भी विरोध किया कि यार ऐसे नहीं चलेगा। फिर अलीवर्दी बाद बेचारे की किसी ने सुनी नहीं। अब एक इंसान आया जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला कंपनी के बननी शुरू हुई, लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई कि यार तुम नहीं चलेगा। ये सिराजुद्दौला आप देख रहे हो, इसकी मुझे देख के तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे इसकी मुझे देख के उड़ता हुए कौवे सी फीलिंग आ रही है। ये देखो कौवा जब उड़ता है तो उसके काले काले दोनों, और ये देखो ये 1 फीट लंबी इधर 1 फीट लंबी इधर। अंग्रेजों के बेचारे छोटे टाबर यदि देखे तो डर जाए, छोटे छोटे गोटे घर। ये जाके वहां हमला करेगा। अब जाके देखते हैं आगे क्या होता है। सिराजुद्दौला जब वहां पर आया तो उसने कहा कि तुम्हें किसी भी प्रकार की रियायत या छूट नहीं जाएगी। यहाँ पर रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं रहना है तो जाओ यहाँ से, टैक्स वगैरह अपने यहाँ काम नहीं चलेगा। उसने नजराना मांगा, उसने कहा कि टैक्स पहले दे के जाओ, बाद में व्यापार करो, अन्यथा व्यापार नहीं करना। तो उसने क्या किया? छूट देने से मना कर दिया, पहले टैक्स मांगा। नजराना का मतलब होता है पहले टैक्स देना। उसने कहा तुम अंग्रेज लोग बहुत है ना, यूँ धोखेबाज आदमी हो तुम लोग यार। पहले औरंगजेब ने तुम केवल एक कंपनी को कहा था कि तुम व्यापार कर सकते हो बिना टैक्स दिए, बाकी वाले लोग भी तो बिना टैक्स दिए कर रहे हैं ना। हमने तो एक को छूट दी थी, बाकी वालों को छूट थोड़ी ना दी थी। ये तो केवल उसी प्रकार का हुआ ना। मान लीजिए टीचर ने क्लास में से किसी एक व्यक्ति को बाहर जाने के लिए कहा कि तुम जा सकते हो क्लास से बाहर पानी पीने के लिए, और तुम सारे उड़दंग चले गए, मतलब एक तरह का धोखा ही हुआ ना। ठीक उसी प्रकार से। और इस व्यक्ति ने कहा कि तुम ये जो सिक्के डाल रहे हो ना, मतलब ये क्या करते थे कि अंग्रेज वहां सिक्के बनाने शुरू कर दिए। जिस प्रकार आजकल होता है ना कि 2000 का नोट लेकर के फोटोकॉपी करके फिर कहते हैं ये 2000 का नोट, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने वहां पर क्या करने, सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। पहले रुपयों के रूप में केवल सिक्के चला करते थे, ये नोट तो बाद में आए थे। पर कंपनी वाले कह रहे थे नहीं, तू तेरे वाले तेरे दादा परदादा 2 आके गए, हमने उनको नहीं दिया, तेरे को क्या देंगे। सिराजुद्दौला ने कहा वो मुर्शिद कुली खान अलीवर्दी खान थे, भले उनको नहीं दिया, मेरा नाम सिराजुद्दौला है, मेरी मुच्छे देख रहे हो तुम, ये इतनी बड़ी बड़ी सी मुच्छे हैं मेरी, पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मैं यहाँ से मारूंगा, तुम्हें जूते लेके भागने पड़ेंगे यहाँ से हाथ में। पर कंपनी देना नहीं चाहती थी। कंपनी वालों ने कहा तुम गवार लोगों, क्या समझ में आता तुम लोगों को, हमारा इधर व्यापार बर्बाद होते जा रहा है, पढ़े लिखे हो नहीं, गवारू लोग हो। फिर कंपनी वाले, कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों ने ये बद्दी सी गालियां दी, जितनी गालियां दे सकते थे वो लोग। उन्होंने खूब सारे ऐसे लेटर लिखे, किसको लिखे? सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के कर्मचारियों को खूब सारी गालियां दी कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें क्या पता व्यापार कैसे किया जाता है, बेचा कैसे जाता है, कंपनियां कैसे खड़ी की जाती है,
तुमने केवल ये मूछें बड़ी बड़ी की है, ये देखो यहाँ पर दिख रही है। ये सिराजुद्दौला ने कहा अच्छा यार ऐसे पार पड़ेगी नहीं, ये दाल ऐसे गलेगी नहीं, ये गोरे लोग दिखने में बोले हैं, इतने है नहीं, इनको मार मार के भगाया जाना चाहिए। तो अब युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या घटनाक्रम थी, उसकी बात करते हैं। सिराजुद्दौला ने कहा तुम टैक्स नहीं दे रहे हो वो तो बाद की बात है, तुम ये किले नहीं बनाओगे, ये तुम किले बना रहे हो तो ना, जैसे अभी अपन पहले देखा कि ये लोग किले बनाने शुरू कर दिए, आज के बाद कोई किला नहीं बनेगा और टाइम टू टाइम टैक्स दे दो, राजस्व चुका दो। अंग्रेजों ने कहा टैक्स कोई आज दे कोई कल दे। तो सिराजुद्दौला का दिमाग खराब हो गया। सिराजुद्दौला 30,000 सैनिकों को लेकर के हुगली नदी के किनारे उस कासिम बाजार में हमला कर देता है। कहाँ पर 30,000 सैनिक लेके जाता है, कासिम बाजार में मारकाट करता है वहां पर सभी लोगों के साथ। वहां पर उस कासिम बाजार में लोगों को वहां पर क्या करता है कि ये अंग्रेजों के बेचारे उन गोरे गोरे टाबरों को एक बंद कमरे में बंद कर देता है। फिर वहां से वो आगे जाता है। माल किससे जाता था, मतलब भारत के अंदर से ये काली मिर्च वगैरह यहाँ से लेके किसमें, जहाजों में जाते थे। इसने समुद्र के किनारे बंगाल की उस खाड़ी में जहाजों को घेर लिया कि चलो जहाज भी मत जाने दो, ये तो रोको जोको, जो जहाजों में माल भर रखा है एक भी नहीं जाएगा, और जिसके हथियार है ना वो हमें दे दो रे तुम लोग, वैसे ही कल यूं चाकू लेके घूमोगे। और फिर वहां से भागा बंदा, कलकत्ता गया और कलकत्ता पूरे को घेराबंदी कर ली चारों ओर से, कहा कलकत्ता को भी लूट लेंगे सारा, क्या समझ रखा है इन अंग्रेजों ने हमें। तो वहां से फिर वो कलकत्ता जब हाथ से जाता लगा, अंग्रेजों के हाथ पांव छूट गए, वे पसीना छूट गया, टांगे दूजने लगी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने कहा ये सिराजुद्दौला यहाँ से मारेगा, चप्पलें लेके भागनी पड़ेगी हाथ में। तो मद्रास के अधिकारी, मद्रास यानी आज का जो चेन्नई है ना, ठेठ नीचे दक्षिण भारत के अंदर, वहां का एक नौजवान युवक इस समय भारत के अंदर आया हुआ था सेना का कमांडर बन करके, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, यहां पर आगे आपको दिख जाएगा। यह प्लासी का युद्ध है। ये देखो इस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको दिख रहा है, मैं लाल पेन में कर देता हूं। ये देखो, ये उसमें मद्रास के अंदर सेनापति हुआ करता था। ये वहां से मद्रास से सेना निकले, रवाना हुआ जहाजों के माध्यम से। वहां पर वापस आता है, सिराजुद्दौला को कहता है कि यार हमने धूड़ खा ली, हम तेरे को टैक्स भी देंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे, यार तू है ना इन बच्चों को छोड़ दे, जहाजों को छोड़ दे। जैसे तैसे काफी लंबी बात चली कि सिराजुद्दौला ने कहा नहीं तुमने धूड़ खाई है, तब तुम बंगाल में व्यापार नहीं करोगे, तुम तो जाओ यहां से। सिराजुद्दौला ने कहा अभी तो हाथ जोड़ रहा हूं, मान ले, जिस दिन हाथ जोड़ने बंद गई है ना उस दिन तेरे को भगा भगा के मारूंगा। खैर दोनों के बीच में आपस में बनी नहीं बात किसी भी प्रकार के। सिराजुद्दौला पीछे हटने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज भी कुछ कम नहीं थे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है, 1757 के अंदर होता है। कब होता है, 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है। ये देखो यहाँ पर मैं फोटो आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये प्लासी का युद्ध है। देखो भयंकर रूप से मारकाट चल रही है, इधर अंग्रेज आ रहे हैं, ये हाथी पे बैठा व्यक्ति, ये 2-4 घोड़े लेके बैठे हैं, ये अपने वाले पैदल सैनिक वगैरह वगैरह। युद्ध होता किस किस के मध्य है, सिराजुद्दौला और भारत की ओर से इस समय वहां पर कौन लड़ रहा है, बंगाल की ओर से ये राजा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है सिराजुद्दौला। वह भी मुझे आप देख के आए उसको, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ रहा है, तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा है। जब युद्ध का मैदान वहां पर हो रहा था, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चित्रण करने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए इस साइड कौन है, अंग्रेजों की सेना खड़ी है, और इस साइड कौन से, भारतीय सेना खड़ी है। तो यहां पर जब युद्ध हो रहा था तो जो मीर कासिम था वो कौन था, वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये देखो शकल देख से छोरियों की तरह लग रहा है, ये तो कैसे सेनापति बनाया अरे तूने सिराजुद्दौला इसको। देखो इसकी घंटी देखो, यहाँ से बर्दन की तरह एकदम यूँ पतली सी, टेढ़ा मेढ़ा, बाल झुमके बनाए हुए, सेम लड़कियां टाइप ही लग रहा है। मुझे तो लगता है इसका जेंडर चेक करना चाहिए था पहले। ऐसे लोगों को सेनापति बनाओगे तो फिर आ रहेगा सिराजुद्दौला। ये व्यक्ति धोखेबाज निकल गया सिराजुद्दौला के। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो हुआ करता था मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव ने इस मीर कासिम से सेटिंग कर ली कि मीर कासिम तुम मेरे साथ आ जा, यदि सिराजुद्दौला को हम युद्ध में हरा देंगे तो मैं तेरे को बंगाल का राजा बना दूंगा। मीर कासिम देखो, ये वैसे शक्ल देख के नहीं लग रहा कि आदमी विश्वास पात्र होगा। इसने
सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से वापस भेज दिया कि सिराजुद्दौला आप युद्ध से वापस चले जाइए मैदान से, हम लड़ लेंगे आपके लिए और रॉबर्ट क्लाइव को भगा देंगे। सिराजुद्दौला बेचारा जब वापस घर पे गया तब तक पीछे इस मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ में मिल गया, कहा कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो अंग्रेजों के साथ हूँ। बाकी वाले सेनापति थे वो लड़े अंग्रेजों के साथ, पर आखिरकार हार गए क्योंकि मीर कासिम मुख्य सेनापति था, मुख्य सेना वहां से निकल चुकी थी। प्लासी के युद्ध के अंदर मुख्य रूप से जीत किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की होती है। उसके बाद जब मीर कासिम को वहां का राजा बना दिया, प्लासी के फर्स्ट युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला को मार दिया, मारने के बाद मीर कासिम को वहां का राजा बना दिया। पर मीर कासिम को जब वहां पर राजा बना दिया गया, सॉरी मीर जाफर को वहां पर राजा बना दिया गया, तो मीर जाफर ने क्या किया कि राजा बना तो मीर जाफर ने कहा यार अब यहाँ तो टैक्स ही नहीं दे रहे तुम अंग्रेज लोग, किस बात का काम, मैं किस बात का राजा, बिना पैसों के सेना मेरे पास नहीं है, घर पे लुगाइयों को खिलाने के लिए दाने नहीं है, पैसे तुम लोग दे नहीं रहे हो, किस बात का राजा, पैसे चाहिए भाई अपने को। तो मीर जाफर ने जब पैसे मांगे तो अंग्रेजों ने कब पैसे देने होते तो फिर सिराजुद्दौला को मारते क्यों, तुझे इसीलिए तो बनाया कि ताकि हम पैसे नहीं दे सके। तो मीर जाफर ने कहा नहीं पैसे तो तुम लोगों को देने पड़ेंगे। तो बाद के अंदर उन लोगों का तुम हटो यहाँ से, मीर जाफर को वहां से हटाया गया और हटाने के बाद मुख्य रूप से मीर कासिम को इस समय राजा बनाया गया। मीर कासिम जब राजा बना तो मीर कासिम ने कहा यार तुम लोगों ने मुझे नवाब तो बना लिया पर मैं किस बात का नवाब जब तुम लोग मुझे पैसे ही नहीं दे रहे हो, टैक्स ही नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा भाग यहाँ से, तेरे को क्या बात पता। जब मीर कासिम की और अंग्रेजों के बीच के अंदर बात बनी नहीं, मीर कासिम ने कहा टैक्स तो देना पड़ेगा, भले ही तुमने मुर्शिद कुली खान को नहीं दिया, भले ही अलीवर्दी खान को नहीं दिया, भले तुमने सिराजुद्दौला को नहीं दिया, भले मीर जाफर को नहीं दिया, पर तुम लोगों को मीर कासिम को, मैं यहाँ का नवाब हूँ, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा इतने लोगों तुम्हारे सारे बाप दादाओं को नहीं दिया, तुम्हें किस बात का टैक्स देंगे। इस बात को लेकर के मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों की ओर से उस समय वहां पर लड़ने के लिए आया था हेक्टर मुनरो, यहां पर आपके लिए नहीं है, मैं कहानी बता देता हूं। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में इस समय युद्ध होता है। मीर कासिम बेचारा हार जाता है इस 1764 के बक्सर के युद्ध के अंदर। मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को वहां का राजा बनाया जाता है और मीर जाफर को यह कहा जाता है अब तक तू हमसे टैक्स मांग रहा था, अब तू एक काम कर, अब तू हमें 5 लाख रुपए टैक्स देगा, पैसे देगा, ताकि हम साल के सेना का खर्चा चला सके, अन्य खर्चे हैं वो भी चला सके। इसी के साथ यहाँ तक का टॉपिक आपका तक पूरा करते हैं। मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जिस किसी को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई है वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे, और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि यहाँ तक चीज़ें यदि समझ में आई है तो मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करूँ। अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे अब कंपनी दीवान कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस